Hi guys, welcome again to our channel The India Reads. In my previous lecture, we have done chapter 3rd, Poverty as a Challenge. We have done part 2 of the chapter. Today we are going to start part 3rd of the same chapter. Chapter name was Poverty as a Challenge. Chapter 3rd. Chapter name was Poverty as a Challenge. It is of 9th standard. Today we are going to start part 3rd of the same chapter. लास्ट जो मेरा लेक्चर था, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस कर रहे थे, कुछ मैं आपको हाईलाइट देना चाहूंगा कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या होते हैं और इस गरीबी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। गवर्नमेंट ने दो पॉलिसीज बनाई थी। एक बनवाई थी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारी अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो नेचुरली है कि पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। और दूसरा था एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स और एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज चलाई थी गरीबी को खत्म करने के लिए। तो मैंने उसमें डिस्कस किया था आपसे नरेगा के बारे में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 डेज उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा एवरी रूरल हाउस होल्ड को 1 ईयर में। और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। तो आज मैं डिस्कस किसके बारे में करने जा रहा हूं, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं किसके बारे में डिस्कस करूंगा, NFWP। NFWP जो मेरा सेकंड पॉइंट है, जो गवर्नमेंट की दूसरी पॉलिसी है, इसका नाम क्या है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। देखो ये नाम से ही थोड़ा आपको क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इट वाज स्टार्टेड इन 2004। इट वाज स्टार्टेड इन 2004। 2004 में ये स्टार्ट किया गया। और इसमें क्या किया गया, 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जो 150 डिस्ट्रिक्ट्स सबसे ज्यादा पछड़ी हुई थी, उन डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया। और इसमें किया क्या जाता है, फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या किया जाता है इसमें, फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अनाज है वो बिना पैसों के जो है प्रोवाइड करवाया जाता है मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का जो लिया गया। इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूं PMRY। PMRY इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इट वॉज स्टार्टेड इन 1993। इसको कब शुरू किया गया, 1993 में स्टार्ट किया गया। और ये किसके लिए स्टार्ट किया गया, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, रोजगार योजना, जिसमें एक रोजगार दिया गया लोगों को। किनको, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार थे, उनको इस चीज की गारंटी दी गई कि आपको किसी ना किसी रोजगार में जरूर लगाया जाएगा। यह भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं REGP। REGP मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है REGP। REGP फुल फॉर्म क्या है इसकी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम
इट वाज स्टार्टेड इन 1995। 1995 में ये स्टार्ट किया गया। किस लिए स्टार्ट किया गया? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड टाउन्स। किस लिए स्टार्ट किया गया? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि जो रूरल एरियाज या टाउन में लोग रहते हैं वो अपना कोई ना कोई छोटा मोटा रोजगार कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। और इसमें टारगेट क्या था गवर्नमेंट का? क्या टारगेट रहा इसमें? गवर्नमेंट का टारगेट क्या था? 25 लाख 25 लाख जो थे लोगों को जॉब देने का, 25 लाख न्यू जॉब्स और 25 लाख लोगों को उन्हें रोजगार देने का इसमें प्लान बनाया गवर्नमेंट ने। और ये प्लान कब बनाया गया? अंडर द 10th 5-year प्लान। अंडर 10th 5-year प्लान। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, 5-year प्लानिंग, 10-year प्लानिंग। तो 25 लाख न्यू जॉब्स उन्होंने प्लान करी 10th 5-year प्लानिंग में। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। और नेक्स्ट जो है मैं डिस्कस आपसे करने जा रहा हूं PMGY। क्या मेरा टॉपिक है? PMGY। ये योजना जो है PMGY के नाम से है, PMGY। तो P का मतलब इसमें क्या है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और G का मतलब क्या है? ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, दया योजना। और ये कब स्टार्ट हुई? इन 2000। तो इसमें क्या था? सेंट्रल हेल्प इज गिवन टू स्टेट्स। सेंट्रल हेल्प इज गिवन टू स्टेट्स। जितनी भी स्टेट्स हैं उनको सेंट्रल हेल्प दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प देती है। वो किस चीज के लिए हेल्प देती है? फॉर द बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है? देखो बेसिक सर्विसेज में क्या क्या आता है। बेसिक सर्विसेज होती क्या है? हमारी जो मुख्य जरूरतें हैं, जो हमारी आप कह सकते हो बेस, जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। लाइक हेल्थ फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड करवानी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एजुकेशन फैसिलिटीज देनी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना है ना, एक्सेट्रा। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। तो ये सारी जो थी किसमें आती है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में 2000 में स्टार्ट किया गया। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है स्टेट्स की उनको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। और बेसिक सर्विसेज कौन कौन सी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? इसमें क्या आ जाता है? हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर आ जाता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी आर्टिकल जो 21 है उसमें यही चीज बताई गई है कि लोगों को ये चीजें जो बेसिक सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट में क्या डिस्कस करने जा रहा हूं? पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया रिसेंटली। इसको छोड़कर में आप कह सकते हो पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इट इज अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें इट इनिशिएटिव वाज टेकन बाय मिस्टर पीयूष गोयल। मिस्टर पीयूष गोयल is our Minister of Railways and Coal, as well as Minister of Industry in the Government of India, as well as he is the Deputy Leader of Rajya Sabha.
He has taken this initiative in February 1st 2019। 1 फरवरी 2019 में मिस्टर पीयूष गोयल जो थे उन्होंने ये प्रोग्राम जो था अनाउंस किया, और वो आपको मैं बता ही चुका हूं अर्लियर, ही इज द डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा। वो डिप्टी लीडर हैं राज्यसभा के, एज वेल एज मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कोल्स, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द हेल्प ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, फॉर द हेल्प ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, छोटे जो किसान हैं उनकी हेल्प के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें क्या होता है, उनको मिनिमम 6,000 रुपीज एज अ इनकम सपोर्ट इन अ ईयर। एक साल में कम से कम 6,000 रुपए उनको इनकम आएगी इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, पर इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 रुपीज आफ्टर एवरी 4 मंथ। इसमें क्या है, 2,000 रुपए की किस्त किसानों के अकाउंट में आती है और 4 महीने बाद एक किस्त आती है। मींस 1 ईयर में 3 इंस्टॉलमेंट आएंगी 2,000 की, तो 1 ईयर में मिनिमम 6,000 रुपीज मिलेंगे एज अ इनकम सपोर्ट। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। तो अब मैं डिस्कस आपसे क्या करने जा रहा हूं, ये थी सारी वो स्कीम्स जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम से स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही है गरीबी को दूर करने के लिए। तो अब मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों गरीबी जो है वो पूरी तरह से दूर नहीं हो रही। मैं कहूंगा मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस, कि हमने बहुत सी कोशिशें करी गरीबी को दूर करने के लिए, लेकिन रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस हम डिस्कस करेंगे। मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस, कि हमने पॉलिसी तो बनाई लेकिन लेस इफेक्टिव, उसका उतना फायदा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उसके रीजन क्या है, सिंपल, लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, की पॉलिसीज बनाई गई लेकिन उनको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इंप्लीमेंट मतलब लागू नहीं किया गया। पॉलिसीज बहुत सी बनाई गई हैं और लेकिन उन पॉलिसी को अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया, कि उनको वो चलाया नहीं गया। पॉलिसी देखो मैंने आपसे कितनी डिस्कस करी है, हमने नरेगा के बारे में पढ़ा, पीएम किसान योजना के बारे में पढ़ा, ठीक है, बहुत सी पॉलिसीज बनाई गवर्नमेंट ने, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो अभी भी हमारे पास कुछ चैलेंज हैं, द चैलेंज अहेड। अभी और कौन कौन से चैलेंज हैं हमारे पास कि जिनको हमने अभी खत्म करना है, द चैलेंज अहेड। आगे कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। आपको पता है कि पॉवर्टी, अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेसिव ड्यू टू, अगर मैं गरीबी को खत्म करने की बात करूं, गरीबी खत्म हो सकती है, वो बेटर प्रोग्रेस कर सकती है। पॉवर्टी रिडक्शन can do better progress due to, अगर मैं बात करूं कि पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को खत्म करने की, वो प्रोग्रेस कर सकती है। मींस पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम बढ़िया चल सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एफर्ट्स क्या है, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने आपको पीछे भी बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी, हम आर्थिक तौर पे अच्छे होंगे, हमारी ग्रो होगी अर्थव्यवस्था की, तो नेचुरली है गरीबी भी क्या होगी, दूर होनी शुरू हो जाएगी। एंड सेकंड इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। जो बढ़ रही जनसंख्या है वो एक बहुत क्रिटिकल, आप कह सकते हो, हमारी प्रॉब्लम है, एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी,
उतनी हमारी जरूरतें बढ़ती जाएंगी। अगर फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबरों का खर्चा है, अगर फैमिली में 10 मेंबर हैं तो खर्चा डबल हो जाएगा। तो इसलिए जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह भी हमारी एक गरीबी का क्या है, रीजन है। और नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, कि किस तरह से हम अपने पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम को बढ़िया से चला सकते हैं, उसके लिए हमें और क्या करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में बताऊंगा आपको, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। ये भी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाया गया है, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी गई है और यूनिवर्सल सारे विश्व में, सारे देश में ये शुरू किया गया है। और हर एक बच्चे के लिए 6 to 14 ईयर के लिए पढ़ना जो है जरूरी है। और उसको इस चीज पर भी पाबंदी लगाई गई है, ही और शी कांट डू वर्क इन एनी फील्ड और एनी टी स्टॉल, कि वो चाय की दुकान पे या खेतों में काम नहीं कर सकते। इट इज एन इलीगल, इसको गैर कानूनी माना गया है। गवर्नमेंट ने इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल भी बनाए हैं कि ताकि वो बच्चे पढ़कर अपना भविष्य अच्छा बना सकें, ना कि वो गरीबी में दर दर में ठोकरें खाएं। और इसके अलावा है लास्ट जो पॉइंट है, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, कि जब औरतों के पास पावर्स आ जाएंगी, पावर्स मीन जब वो बराबर सपोर्ट करेंगी मेयर सोसाइटी को, जब उनको भी पढ़ लिख कर पढ़ने के मौके मिलेंगे तो नेचुरली वो अच्छे ऑक्यूपेशन में, अच्छे प्रोफेशन में जाएंगी। दे विल आल्सो अर्न हैंडसम सैलरी और गुड इनकम, देन आवर इकोनॉमी विल डू ग्रो एंड पॉवर्टी विल बी इरेडिकेट। तो गरीबी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या है, औरतों को एम्पावरमेंट, उनको बराबर के मौके मिले ताकि वो भी अपनी शक्ति, अपनी पावर लोगों को दिखा सकें। एंड द लास्ट है इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ EWS। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये एक गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम चलाया है, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए 10% का रिजर्वेशन सिस्टम शुरू कर दिया है, कि जब भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसमें 10% जो सीट्स हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व होंगी। रीजन क्या है, क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं है, वो इकोनॉमिकली क्या है, वीकर है, वो बैकवर्ड है। तो वो पढ़ लिख कर या जॉब में जब उनको मौका मिलेगा तो शायद वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इट इज आल्सो अ गुड इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। और लास्ट में मैं एक कंक्लूजन एक निकालने जा रहा हूं इस चैप्टर का। मेरा जो हर चैप्टर है उसमें मैं कंक्लूजन जरूर निकालता हूं, कि कंक्लूजन में हमें क्लियर हो जाता है कि चैप्टर में हमने क्या क्या हाइलाइट्स पढ़े, क्या क्या इस चैप्टर में कहा गया है। तो अगर मैं गरीबी की बात करूं, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, कि गरीबी को अगर मैं हटाने की बात करूं या कम करने की बात करूं, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, कि इरेडिकेशन मतलब खत्म करना, कि गरीबी को खत्म करने के अगर मुद्दे की बात करूं, ये एक हमारे लिए टारगेट है, एक चुनौती है। तो शायद इसी चुनौती को खत्म करने के लिए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल नंबर 14। उसमें क्या बनाया गया है, इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, कि सभी जो नागरिक हैं सबको बराबर के मौके मिलेंगे और सबकी प्रोटेक्शन करना वो किसकी जिम्मेवारी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे लॉ की, हमारी सोसाइटी की जिम्मेवारी है। तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एक मूविंग टारगेट है एंड होपफुली वी विल बी इरेडिकेट पॉवर्टी इन द कमिंग इयर्स। Thank you for listening my lecture. If you like my lecture, please subscribe our channel, The India Reads.